Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the digestive system, and today we will see each and every organ of digestive system in details. Dear students, we have discussed about this diagram in the previous video, and we have gone through each organ and their functioning. A sort of introduction was there, and today we will see the elaborated digestive system. Okay, organs of digestive system मतलब जो भी digestive system में organs हैं उनके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी तक हमने क्या किया था, हम सिर्फ और सिर्फ organs का फंक्शनिंग और उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखे थे. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. जो हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ऑल दीज आर टुगेदर कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. कह रहा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें माउथ यानी कि मुंह, बक्कल कैविटी यानी कि जहाँ पे आप खाना रखते हैं, जहाँ पे आप चिविंग करते हैं, दैट इज़ बक्कल कैविटी. ईसोफेगस दैट मीन्स फूड पाइप, स्टमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, रेक्टम और एनस. ठीक है, ऑल दीज आर टुगेदर, ये सब एक साथ मिल करके एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं. माउथ और बक्कल कैविटी. आवर माउथ इज़ अ प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट. हमारा मुंह जो है, हमारा माउथ जो है, ये ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है जहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी. जो टीथ है, जो टंग है और सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं ये सब प्रेजेंट होती हैं बक्कल कैविटी में. मुंह जो है जहाँ पे आप चिविंग करते हैं, जहाँ पे आपकी टंग प्रेजेंट है, उसके अगल बगल क्या क्या चीज़ें हैं. टीथ होती है, दांत होते हैं, टंग यानी कि आपकी जिह्वा होती है, और सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि होती है. The teeth present in the mouth help in chewing the food and breaking it into smaller pieces. जो दांत है आपका, मुंह के अंदर जो आपके दांत प्रेजेंट होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसको तोड़ करके, बड़े टुकड़े को तोड़ करके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. There are different kinds of teeth in our mouth. हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो कई तरह के होते हैं और उनका कई तरह का अलग अलग फंक्शन भी होता है. द इंसीजर्स हेल्प इन बाइटिंग द फूड. जो इंसीजर्स होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं हमारे, इनका काम होता है फूड को बाइट करना, काटना. कैनाइंस का होता है, कैनाइंस मतलब फ्रंट के जो दांत होते हैं, उनके बगल के जो दांत होते हैं, उनका काम होता है टीयरिंग का. जैसे कि आप सपोज ये आपके फ्रंट के दो दांत हैं, इनका काम क्या होता है, बाइटिंग का. फिर यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे थोड़े से पॉइंटेड दांत होते हैं. ये जो है, ये और ये कैनाइंस है. कैनाइंस का काम क्या होता है, तो खींचने का, तोड़ने का, किसी भी चीज़ को. जैसे मान लीजिए पन्नी फाड़नी है आपको, तो आप इनसे फाड़ते, जो कॉर्नर को पॉइंटेड होते हैं जो. इसके बाद आते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स. प्री मोलर और मोलर दोनों साइड होते हैं. इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है. प्री मोलर और मोलर, इनका काम क्या होता है, जब आप खाना काट के अपने आगे वाले दोनों दांतों से, मान लो आप सैलड खा रहे हो, तो आप क्या करते हैं, आगे से काट लेते हैं, फिर साइड में आप ले जा करके उसको कूचते हैं, उसको और ग्राइंड करते हैं और पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. तो वो किसका काम होता है, वो मोलर और प्री मोलर्स का काम होता है. और जो लास्ट के, जो ग्राइंडिंग में जो सबसे लास्ट के किनारे के दांत होते हैं, लास्ट मोलर्स, उनको विजडम टीथ कहते हैं, यानी कि बुद्धि वाले दिमाग लोग कहते हैं. वैसे हमारे मुंह में 28 दांत होते हैं और वो 4 दांत जो हैं वो 18-19 साल की एज में वो निकलना शुरू होते हैं. उनको बुद्धि वाले दांत कहते हैं. कभी आप घर में बड़ों से अपने डिस्कस करिएगा तो आपको पता चलेगा. देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन. ह्यूमन में 2 तरह के दांत होते हैं, 2 सेट होते हैं. एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट. जब चाइल्ड की बर्थ होती है तब आप देखते हैं उसमें टीथ एक भी नहीं होते हैं उसके माउथ में. फिर कुछ दिन बाद उसके कुछ दांत आ जाते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है,
6-7 साल की जब एज होती है तो वो दांत पूरे के पूरे टूट जाते हैं और नए दांत निकल आते हैं। तो जो बच्चे के जन्म के दौरान जो दांत निकलते हैं वो होते हैं टेम्परेरी टीथ, ठीक है। और जब 6-7 साल का बच्चा हो जाता है, उसके सारे दांत टूटने के बाद नए नए जब जम जाते हैं तो उसको कहा जाता है परमानेंट टीथ, जो लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ स्टार्ट फॉलिंग अराउंड 6 years ऑफ एज। टेम्परेरी टीथ जो है वो गिर जाते हैं धीरे धीरे 6-7 साल के जब बच्चे होते हैं, और नए सेट ऑफ परमानेंट टीथ आ जाते हैं उनके जगहों पर। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद सलाइवा। और जो जिह्वा होती है, जीभ जो होती है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये जीभ जो है इसका काम क्या होता है, ये मिक्स करती है खाने में, सलाइवा को मिक्स करती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और जीभ के नीचे होते हैं। तो जीभ क्या करती है, जो सलाइवा यहाँ से मुंह में आता है यहाँ पर खाने में, उसमें मिक्स करती है, ठीक है। सलाइवा को फूड से मिक्स करता है टंग। Thus it help in swallowing the food। और इसका काम क्या होता है इस जीभ पे, फिर आप जब खाने को निगलते हैं, घूटते हैं, तो टंग वहाँ भी आपकी हेल्प करती है। It also has taste buds। टंग पे क्या होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं। आप जो टंग देख रहे हैं इस पे ऐसे छोटे छोटे, कभी भी आप शीशे में देखिएगा, छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको टेस्ट बड्स कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, ये टेस्ट करते हैं फूड को कि खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, कैसा है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग। और जो हमारा टंग है यही हमारी हेल्प करता है स्पीकिंग में भी। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो माउथ में सिक्रेट होता है, जिसमें फूड जो है मिक्स हो जाता है और हार्ड पार्ट जो है वो सलाइवा में मिक्स होकर के सॉफ्ट हो जाता है। जिससे रोटी आपने खाई, मुंह के अंदर आपने उसको चबाया, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, तो वो जो हार्ड रोटी थी, रोटी का शेप था, वो चकनाचूर होकर के वो भी पेस्ट जैसा बन चुका है, जिसको आप फर्दर निगल लेते हैं। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा जो होता है, जो लार होती है, ये क्या है, इसके पास क्या होता है, एक एंजाइम होती है जिसको कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में एंजाइम होती है, जो लार होती है। कभी भी आप देखो कोई टेस्टी सा चीज़ देख के आपके मुंह में लार आ जाता है, तो वो क्या होता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। मतलब अगर बात की जाए खाने की, तो खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो आपके मुंह में ही काफ़ी कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो है वो ब्रेक होकर के सिंपल कंपोनेंट्स में मुंह में ही टूट जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दांत दिख रहे होंगे आगे के, ये जो हैं ये दोनों, दैट इज़ इंसीजर्स। यहाँ कॉर्नर वाले आप देख रहे हैं, ये इधर ये हैं आपके कैनाइंस। लास्ट के यहाँ देख रहे हैं ये मोलर्स होते हैं, और मोलर के पहले यहाँ पर प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। और हर एक दांत का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ये कैनाइन, ये मोलर, प्री मोलर और इंसीजर, इसका डायग्राम आप बनाएंगे। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी। नाउ लेट अस सी द ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप। द फूड फ्रॉम द माउथ आफ्टर च्यूइंग इज पास टू द ईसोफेगस। जब मुंह में आप खाने को चबा लेते हैं तो फर्दर वो खाना घूंटने के बाद ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस क्या है, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस क्या है, एक लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। ईसोफेगस क्या होता है, एक लंबा, जैसे यहाँ पे आपका ये फेस है, यहाँ से आपने लिया, यहाँ से खाना अंदर गया, यहाँ पे ये जो फूड पाइप होती है जिससे खाना जाता है पेट में, ये पेट है आपका यहाँ पर, तो जब माउथ से जो खाना जिस रास्ते जाता है इसको ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। द मसल्स ऑफ ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। कह रहा है जो ईसोफेगस के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, और रिलैक्स यानी कि ढीले होते हैं, मतलब सिकुड़ेंगे ऐसे करके, मान लो इस तरह से सिकुड़ जाएंगे, फिर ऐसे करके रिलैक्स हो जाएंगे, फिर सिकुड़ेंगे, फिर ऐसे करके बड़े में रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता होती है, और यही रीज़न है जो गले से
घुटा हुआ खाना आपके पेट तक पहुंचता है इसी मूवमेंट के वजह से, क्योंकि ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस वजह से वेव जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है, जिससे फूड आपका मूव करते हुए आपके पेट तक पहुंच जाता है। और जब फूड का मूवमेंट ईसोफेगस में होता है तो उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। कौन सा मोशन? फूड का मोशन ईसोफेगस में जब होता है तो उसको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। ठीक है, नाउ देखिए अब डायग्राम, ये है आपका डायग्राम, ये ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस को आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। फूड पाइप कुछ इस तरह होती है, जैसा पाइप होती है आपकी नॉर्मल टंकी वाली पाइप, वैसे ही पाइप होता है। पाइप में क्या होता है, यहाँ से आपने फूड, ये था, आपने लिया, आपने घोंट लिया, अभी फूड यहाँ पहुँचा, तो फूड जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहाँ इस तरह से ऐसे उभार होने लगता है, रिलैक्स होता है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है तो ये खिसक के यहाँ आता है, फिर यहाँ उभार हो जाता है, फिर ये खिसक के नीचे आता है, इस तरह से ऐसे ये खिसक खिसक के इस तरह से नीचे आता जाता है और फूड पेट तक पहुँच जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये था मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस, जिसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। नाउ अभी माउथ के बाद ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से अब स्टमक में आ गया। Stomach is a sac-like J-shaped structure that receives the food from the esophagus. Inside the stomach, partial digestion of food takes place. The inner wall of the stomach produces digestive juices which contain hydrochloric acid and enzyme. कह रहा है स्टमक, पहले तो आप डायग्राम देख लीजिए। स्टमक क्या है? वो जे शेप का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जे शेप का स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, जब ईसोफेगस से, ये ईसोफेगस के देखो बाहरी है एकदम ऊपर का, ईसोफेगस से खाने को ये लेता है फर्दर, यहाँ पर आता है फूड ईसोफेगस के बाद। इसके बाद यहाँ पर स्टमक में पार्शियल, पहले क्या हुआ, सलाइव, मुंह में क्या था, सलाइवरी एमाइलेज था। सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया था, जो कार्बोहाइड्रेट थे, कार्बोहाइड्रेट को उसने ब्रेक करके सिंपल कंपोनेंट्स में कर दिया था, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कंपोनेंट में कर दिया था। अभी क्या हुआ, अभी खाना फूड पाइप में गया, फूड पाइप से होते हुए अभी स्टमक में चला गया, है ना। अब जब स्टमक में चला गया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो चुका है, बाकी बची हुई चीज़ों में से कुछ चीज़ों का ब्रेकडाउन स्टमक में होता है। ठीक है, या इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इनसाइड द स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो होता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक, जो स्टमक की इनर वॉल होती है जहाँ पे खाना जा कर के रुकता है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं वहाँ से, और जो कि जैसे पेट ये है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस बहुत सारे आते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पेट में कुछ सेल्स होती हैं जिनसे HCl निकलता है। HCl क्या होता है, बहुत ही हार्ड, जो सबसे हार्ड एसिड होता है वो HCl होता है, सबसे हार्ड एसिड होता है HCl। अगर आप HCl में अपना हाथ डुबो दीजिए तो हाथ, हड्डी भी नहीं बचेगी, हाथ उतना आपका कट के ही बाहर आएगा, कटेगा नहीं, गल जाता है उसमें। ठीक है, जिस तरह से चीनी पानी में घुल जाती है ना, वैसे आपका हाथ उसमें घुल जाएगा। तो हमारे पेट में क्या होता है, ये HCl जो है वो सिक्रेट होता है, और ये HCl क्या करता है, जितने भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है, उनको किल कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में फर्दर वो ना घुस पाएँ। ठीक है, तो HCl का काम क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन सबको किल करना। ठीक है, तो अभी मैंने क्या क्या बताया कि जो पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, इसमें HCl निकलता है जो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए काम आता है, और कुछ एंजाइम्स भी निकलती हैं। एंजाइम क्या होती हैं, एंजाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के पाचन को तेज़ कर देती हैं। सपोज़ खाना 3 घंटे में अगर पचना है, तो अगर एंजाइम्स अगर प्रॉपर एक्टिव रहेंगी तो खाना 2.5 घंटे में ही पच जाएगा। इसका मतलब एंजाइम्स जो हैं वो उसको तेज़ कर देती हैं, फास्ट कर देती है रिएक्शन को। ठीक है, तो कह रहा है कि दीज एंजाइम एक्ट्स ऑन द फूड एंड ब्रेक द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। कह रहा है कि जो एंजाइम्स होती हैं वो फूड में जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन, सपोज़ आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई, तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों था, चावल में आपके कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च था,
वहीं पे सब्जी आपने सपोज़ ग्रीन सब्जी खाई है, ग्रीन लीव्स वाली, तो उसमें भी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था, और दाल में आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो अभी क्या था, पेट में ये जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन यानी दाल पे वर्क करती हैं और उसको ब्रेक करके उसको एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड बाय द स्टमक, जो हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। द स्टमक ऑल्सो कंटेन म्यूकोजल लाइनिंग, कह रहा है। अब सपोज अब आप बताओ, अगर ये HCl जो है ये इतना खतरनाक है कि आपका अगर हाथ उसमें डाल दिया जाए तो हाथ गल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, हड्डी भी नहीं बचेगी, एकदम घुल जाएगा उसमें। तो पेट में जो HCl यहाँ पे प्रेजेंट है, क्यों हमारा पेट नहीं घुल जाता, क्यों नहीं घुल जाता? क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि जो हमारा पेट होता है उसके किनारे किनारे म्यूकस की लाइनिंग होती है। जब आपको जुकाम होता है तो आपके नाक से, आपके मुंह से जो मतलब थिक सब्सटेंस निकलता है उसको म्यूकस कहा जाता है। बोलते हैं कि अब जुकाम मुझे हो गया, कफ बन गया, तो कफ क्या होता है? ये कुछ नहीं, म्यूकस होता है। ठीक है। तो ये म्यूकस क्या करता है, सपोज़ ये पेट है, पेट के अंदर यहाँ पे ये म्यूकस इकट्ठा हुआ रहता है इस तरह से, जिससे HCl यहीं पर रह जाए, यहाँ ना पहुँच पाए। अगर यहाँ पहुँच जाएगा मांस वाले एरिया में तब तो गल जाएगा। इसलिए ये म्यूकस क्या करता है, बचाव करता है HCl का। कभी कभी क्या होता है, जिसके बॉडी के अंदर लोग कहते हैं पेट में जलन हो रही है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ तो है HCl पेट के अंदर और यहाँ थी म्यूकस की लाइनिंग। तो क्या होता है, कहीं पर अगर म्यूकस घट गया, इतना मान लीजिए कि यहाँ जो है थोड़ा सा म्यूकस आप देख रहे हैं, जगह जो है यहाँ पे बच गई है, तो यहाँ म्यूकस नहीं है, तो ये HCl यहाँ जब वर्क करता है तो जलन फील होती है। ठीक है। एकदम से म्यूकस गायब नहीं होता, क्योंकि ये तो जो थिक सब्सटेंस है वो तो पूरे एरिया में फैला रहेगा, लेकिन जहाँ हल्का सा उसकी मात्रा घटती है वहाँ जलन होती है, और ऐसे कंडीशन में लोगों को अल्सर हो जाता है, अल्सर हो जाता है लोगों को पेट में जलन की वजह से। ठीक है। द स्टमक ऑल्सो कंटेन म्यूकोजल लाइनिंग, मैंने बताया म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस क्या होता है, जो कफ होता है जो आपके नाक से निकलता है, दैट इज़ म्यूकस, लेकिन हमारे पेट में वो एकदम से स्टोर फॉर्म में होता है, वो भी ऐसे थिक सब्सटेंस होता है, उसी के जैसा ही होता है। ठीक है। ये क्या करता है, HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो पेट में जलन होने लगती है, लोगों को अल्सर हो जाता है। ठीक है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम, जो हमारे मुंह में जो हमने खाना खाया वो खाना ईसोफेगस से पेट में गया, पेट में HCl भी था, खाना भी HCl के साथ मिक्स हो गया, तो उसको कहा जाता है काइम। ठीक है। काइम फ्रॉम द स्टमक इज पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। काइम के साथ स्टमक में अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी फूड एकदम शुद्ध हो गया है, प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन पेट में हो गया, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत डाइजेशन माउथ में ही हो गया, अब डाइजेशन फर्दर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होता है, जो फूड है वो स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे मतलब वहाँ पहुँच गया है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन दैट इज अरेंज्ड एज कॉइल इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये कॉइल जैसा होता है, जैसे मॉर्टिन की कॉइल होती है, इसी तरह से ऐसे एक दूसरे में फंसा हुआ कॉइल जैसा होता है। ठीक है। It receives secretion from the liver and pancreas that helps in the digestion of food. ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर और पैनक्रियाज हम आप देख रहे थे, लीवर पैनक्रियाज, ये देखिए ये है लीवर, ये क्या है लीवर, और ये है बीच में यहाँ पैनक्रियाज। ये लीवर और पैनक्रियाज जो है अपने जूसेस जो सिक्रेट करते हैं, एंजाइम जो सिक्रेट करते हैं, वो यहीं पर सिक्रेट होता है। तो ये यहीं तक का पेट का तो यही इतना था, यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो गई है। तो कहाँ पे अपना लीवर अपना जो लिक्विड निकालता है, जो भेजता है, वो कहाँ भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाज भी यहीं पर भेजता है, दोनों यहाँ पर भेजते हैं, दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले पार्ट में, एकदम फ्रंट पार्ट में भेजते हैं अपना लिक्विड का सिक्रेशन। ठीक है। पेट तो यहीं पर ख़त्म हो गया, पेट यहीं इतना था, बाकी यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू है। ठीक। तो अभी इस डायग्राम को दिमाग में रखेंगे। कह रहा है कि ये सिक्रेट करता है डिफरेंट सेक्रेशन, लीवर और पैनक्रियाज करते हैं, और वो होता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है।
द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लिवर जो है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड द बाइल जूस। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है जिससे डाइजेशन अच्छे से हो सके, जिसको कहा जाता है बाइल जूस। ठीक, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। लीवर एक जूस निकालता है जिसका नाम है बाइल जूस, और ये बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करता है। जैसे दाल सब्जी तेल में बनी है तो तेल में क्या है, फैट। तो अभी सब्जी में जब आपने खाया तो तेल भी तो उसमें मिक्स है, तो तेल कौन पचा रहा है, लिवर से निकला हुआ बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, बाइल इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। आप देखिए गाल ब्लैडर कहाँ है, ये है, ये लिवर था, लिवर ने सिक्रेट किया बाइल जूस इकट्ठा हुआ इसी गाल ब्लैडर में, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं। ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ और गाल ब्लैडर से धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है और फैट का डाइजेशन होता रहता है। ठीक है, बाइल ऑल्सो हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिड इन द स्टमक। अब आप सोचिए पेट में अगर HCl है, एसिड है, तो दिक्कत आपको हमेशा गैस वैस की दिक्कत होती रहती है लोगों को। तो ये बाइल क्या करता है, ये उस एसिड को शांत भी करने की क्षमता रखता है। ठीक, नाउ पैनक्रियाज। Pancreas releases pancreatic juice that further breaks the starch into simple sugar, maltose and protein into amino acid. Pancreas क्या करता है, मुंह में जो आपका डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो थोड़ा हुआ है। फर्दर पैनक्रियाज क्या करता है, जो स्टार्च होता है, जैसे चावल में स्टार्च पाया जाता है, आलू में स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो वो मुंह के अंदर नहीं ब्रेक हो पाता। स्टार्च का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, जब पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है तब स्टार्च का डाइजेशन होता है, और स्टार्च डाइजेस्ट होकर के सिंपल शुगर के फॉर्म में, माल्टोज जिसका नाम है माल्टोज, उसके फॉर्म में स्टोर होता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। प्रोटीन एकदम, जो रोटी आपने खाया तो वो प्रोटीन के फॉर्म में खाया, और प्रोटीन टूट करके ब्रेक हो करके एकदम सबसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पैनक्रियाज जूस कंटेन 3 एंजाइम। जो पैनक्रियाज होता है इसके जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक, फर्स्ट वन इज एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। 3 ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, ट्रिप्सिन का प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, और लाइपेज का फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक साथ स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट तीनों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ अब फूड का एब्जॉर्प्शन होना होता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड का एब्जॉर्प्शन है, जो उसका एब्जॉर्ब होना है, मतलब जो सेल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना है, अपने पास लेना है फूड को, तो वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जब स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता है कॉयल होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं मॉर्टिन के कॉयल के जैसे, लेकिन जब आप उसको अंदर से देखोगे तो ऐसे गोल सी पाइप जैसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे फिंगर जैसे देख रहे हैं, फिंगर जैसे निकले हुए, ये क्या है, इसको विलाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप जूम करोगे ना तो ऐसा दिखेगा, ऐसे ज़मीन से, मतलब ये पाइप की एक लाइन है और पाइप से ऐसे निकले हुए उंगली जैसे ये स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से फूड जा रहा है तो ये सोख लेते हैं, इनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इनका काम है, जो फूड यहाँ से पास होता हुआ जा रहा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करता रहता है। तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो विलाई में होता है। ठीक, ये विलाई क्या करता है, ये इसलिए उंगली जैसे इसलिए होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे उंगली जैसे इसलिए होते हैं जिससे जो एब्जॉर्ब होने की एरिया बढ़ जाए। अब सपोज नॉर्मल ऐसे एरिया हो तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अगर इस तरह से एरिया बढ़ा दी जाए तो अब आप सोचिए कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ भी होगा, यहाँ सब, ये सारे जगह एब्जॉर्प्शन होगा, ये सारे जगह।
तो विलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। द विलाई कंटेन ब्लड वेसल्स थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर पास टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। विलाई ने क्या किया, ये जो भी अच्छी चीज़ें थी फूड की वो सारा स्टोर कर लिया, लेकिन स्टोरेज के बाद क्या होता है, इसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ से गुजरी हुई होती है और वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उस न्यूट्रिएंट को ले लेती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ब्रेन तक, पैर तक, हाथ तक, दिल तक, सारे जगह तक वो खून क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाता है, ठीक है। After the digestion and absorption of food, the complex food components are further broken down into simpler form. क्या होता है, अभी पेट में पूरी तरीके से डाइजेशन हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया जहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस और लिवर का बाइल जूस वर्क किया, जहाँ पे फैट, स्टार्च और प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। फर्दर डाइजेशन हुआ, उसके बाद विलाई में जा कर के एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब इसके बाद भी जो वेस्ट बचा, जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट जो वेस्ट बचा, वो ब्रेक होता है सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक हो गया ग्लूकोज में, तो इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड। फैट जो है फैटी एसिड में हो जाता है, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। तो सब ब्रेक हो चुका है। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसमें और भी ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि एरिप्सिन चेंजेस पेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड। पेप्टाइड होता है प्रोटीन और वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्स अमीनो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो आप खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है। सक्रेज चेंजेस सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सक्रोज क्या होता है, जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का नाम है सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, एमाइलेज। जहाँ पे ASE या OSE आपको दिखे तो ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सुक्रोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो सक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही माल्टोज क्या होता है, ये आपके जो एप्पल होते हैं, एप्पल में बहुत ज़्यादा माल्टोज पाया जाता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। वहीं पर लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में लैक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का नाम है ये भी, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक। ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज और फैटी एसिड जो ये क्या है, इसी फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड के फॉर्म में फैट स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर विलाई में, ठीक है। ये क्या करता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये स्टोर होते हैं और यहीं से एनर्जी हमें मिलती है। द अमीनो एसिड आर यूज्ड बाय द बॉडी इन रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यू। जो अमीनो एसिड होता है ये हमारी बॉडी यूज़ करती है, कब, जब टिश्यू में चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, उस समय अगर उसका रिपेयर करना है, कटा फटा सही करना है, उस कंडीशन में अमीनो एसिड वर्क करता है और जो टिश्यू है उसको हील कर देता है, उसके घाव भर देता है, ठीक है। अब इस डाइजेशन में अगला जो पार्ट है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखिए ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बीच में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये पूरी लेंथ इसकी कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग। द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर लेफ्ट अनडाइजेस्टेड आर एंड अनएब्जॉर्ब्ड आर देन पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहा है खाना का वह पार्ट, भोजन का वह पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद बचा कुचा जो भी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और डाइजेशन, किसी भी तरीके का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द काइम आर एब्जॉर्ब्ड हियर। सिर्फ और सिर्फ जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें से वाटर और मिनरल्स ही एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी और कोई भी चीज़ को वो नहीं लेता है।
द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इनटू द रेक्टम, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ से मूव करते करते वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होते होते यहाँ आकर के रेक्टम में फूड जो है वो स्टोर हो गया फर्दर एक्सक्रीशन के लिए। दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। कह रहा है कि ये एनएस है, ये जो है एनएस, तो कह रहा है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ से पास आउट हो जाता है एनएस के थ्रू। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन, और ये जो प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसको कहा जाता है ईजेशन। ठीक है, ईजेशन। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस जिसको आपको करना है, ये आपका असाइनमेंट है। नाउ कीपिंग डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। समटाइम्स वी फील अनईजी, नॉसियस और स्टमक एक आफ्टर ईटिंग फूड। कभी कभी हम अब खुद को बहुत अच्छा फील नहीं करते, हमें सोने में बैठने में दिक्कत होती है, हमें घबराहट होती है या पेट में हमारे दर्द होता है खाना खाने के बाद। दिस हैपन्स व्हेन वी कंज्यूम कंटामिनेटेड और डर्टी फूड, ऐसा तब होता है जब हम गंदा खाना खा लेते हैं या डर्टी फूड खा लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं। व्हेन फूड इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, और ऐसा तब भी होता है कि जब हमारे फूड में क्या होता है, जब स्टोर वो अच्छे से नहीं किया गया है, वो ऐसे खुला हुआ है और उसको आप खा लेते हैं, तो इस तरह से उसमें जर्म्स आ जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उसमें मक्खियाँ आने लगती हैं, मच्छर पड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, और ऐसा खाना अगर आप गलती से खा लेते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आपको होने लगती हैं। When we consume this food, जब हम इस तरह का भोजन खाते हैं, it creates stomach disorder, ये क्या करता है, पेट में दिक्कत पैदा कर देता है, and may even result in disease such as diarrhea। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का भोजन खाने के बाद लोगों को डायरिया हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है या टाइफाइड जैसी बीमारी भी हो जाती है। There are some other causes of indigestion, कुछ अदर कॉजेज़ भी हैं जिससे पेट का जो मतलब डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता। सम ऑफ देम आर ओवर ईटिंग, कुछ है कि बहुत ही ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए कि आप लगातार खाते जाइए, पेट को भी थोड़ा आराम देना चाहिए। ईटिंग टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी खाना कि मतलब सब लोग बैठ के खा रहे हैं, आप 2 मिनट में खा के उठ गए ज़्यादा और लोग 10 मिनट तक खा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी भी नहीं खाना होता है। ईटिंग स्पाइसी, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना चाहिए या ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए या जिसमें फैट ज़्यादा हो वो भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नाउ हेल्दी फूड हैबिट्स, कौन कौन सी हेल्दी फूड हैबिट्स हैं जिनको हमें अप्लाई करना चाहिए खाना खाने से पहले। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट क्लीन एंड फ्रेशी कुक्ड फूड, कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साफ़ और फ्रेश जो खाना पका हुआ हो उसको खाएं। Some healthy food habits that must be maintained to protect against diseases are discussed here। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने आप को डिजीज़ फ्री रखना चाहते हैं। वी मस्ट वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, हमें खाने से पहले हाथ ज़रूर धोना चाहिए। वी मस्ट कीप फूड कवर्ड एंड स्टोर इन अ क्लीन एंड हाइजेनिक प्लेस, हमें क्या करना चाहिए, हमें फूड को कवर करके रखना चाहिए और उसको स्टोर करके रखना चाहिए किसी हाइजेनिक प्लेस पे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज ना पहुँच पाएँ। ठीक है, वी मस्ट नॉट ईट फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स और स्ट्रीट वेंडर्स एज देयर कुकिंग एंड फूड स्टोरिंग मेथड आर नॉट ऑलवेज हाइजेनिक। कह रहा है कि हमें रोड के किनारे जो ठेला लगाते हैं वहाँ पे नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो खाने को ढक के नहीं रखते हैं और बहुत ही साफ़ सफाई से बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, इसलिए हमें वो वहाँ का खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट मेंटेन क्लीन सराउंडिंग अराउंड फूड एंड द प्लेस वेयर फूड इज़ कुक्ड, हमें अपने आसपास साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए या जहाँ पे हम खाना खा रहे हों, जहाँ पे हम खाना पका रहे हों उस एरिया को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाना चाहिए, सलाद हर चीज़ खाना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आप चावल खाओ, सिर्फ आप रोटी खाओ, हर चीज़ एक बैलेंस फॉर्म में आपको
डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट अवॉइड फ्राइड फूड एज फार एज पॉसिबल। हमें फ्राइड फूड, जो तेल में छानी हुई चीज़ें होती हैं, वो कम खानी चाहिए। जितना हम अवॉइड कर सके उतना हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। More to know, in microorganisms like bacteria and yeast, respiration takes place in the absence of oxygen. माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, ईस्ट हैं, ये क्या होता है, इन सब में जो रेस्पायरेशन है, जैसे हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, रिलीज़ करते हैं। बट ये जो बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होता है। मतलब ये आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस लेते हैं और ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। ये इनका जो भी रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दिस इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़ती हो उसको कहा जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ respiratory system that we will discuss in the next video. That's all for today, guys. Thank you everyone.